गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। सारे टॉपिक्स को पहले हिंदी में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद सारे टॉपिक्स को इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। तो पहले हिंदी में डिस्कशन देखते हैं। पहला टॉपिक है कपिला। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, रादर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पार्लियामेंट में बताया है कि उन्होंने एक ऑलरेडी स्कीम शुरू की है, जो है स्टूडेंट्स को ये अवेयर करने के लिए कि उनके पेटेंट्स जो है या उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर स्कीम चलाई हुई है, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन, जो कि 15 अक्टूबर 2020 को जो है लॉन्च किया गया था। अब इसमें क्या किया जाता है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो है आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ न्यू इन्वेंशन करते हैं, कोई इनोवेशन जो है वो लेके आते हैं सामने। तो उनकी उस इनोवेशन को या उस इन्वेंशन को कोई और जो है वो एक तरह से चुरा ना ले या उसका कोई मिस यूज़ ना करे। तो इसलिए जो है स्टूडेंट्स को ये सिखाया जा रहा है, उनको एक तरह से अवेयर किया जा रहा है कि उनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं और वो कैसे अपने जो है प्रोडक्ट्स के लिए पेटेंट्स जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोग्राम उनको अवेयरनेस जनरेट कराने के लिए रखा गया है। अब इस प्रोग्राम का नाम है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। तो कलाम जी के नाम पे क्यों रखा है, क्योंकि उन्हीं की ही बर्थ एनिवर्सरी जो थी, 89th बर्थ एनिवर्सरी थी 2020 में, तब ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में जो है कहा जा रहा है कि वो स्टूडेंट्स को एनकरेज करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट्स फाइल करें अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपनी इन्वेंशंस के लिए। तो इसके लिए अलग अलग तरह से ऑनलाइन प्रोग्राम्स जनरेट किए जो है चलाए जा रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाया जा रहा है, ताकि जो है स्टूडेंट्स अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में जो है वो अवेयर हो जाएं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। तो ये आपके जो है ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया, ये दो जो हैं ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने मिलकर इस प्रोग्राम को चलाया है, जिसका नाम है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। अब ये जो है मदर्स को हेल्प करेगा कि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि उनके आसपास कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है हॉस्पिटल में, तो उसके जो फर्स्ट जो आर है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको ब्रेस्ट फीड किया जाए, क्योंकि जो है मदर का फर्स्ट मिल्क होता है, वो फर्स्ट मिल्क जिसको हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ताकि मदर्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से हॉस्पिटल में वो फ्रीली ब्रेस्ट फीड कर पाएंगी अपने न्यू बॉर्न बेबी को। उसी के हिसाब से वो डिसीजन ले सकें कि वो कहाँ पर जो है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराना चाहती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये प्रोग्राम, अब याद रखो, ये सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को टैग करेगा या सर्टिफाई करेगा कि हाँ ये हॉस्पिटल जो है ये ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली है। अब ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने माँ प्रोग्राम ऑलरेडी चलाया हुआ है, जो कि 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इस BFHI में क्या होगा कि पहले तो जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुद को सेल्फ असेस करेंगे कि हाँ वो सच में जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली है। फिर उसके बाद उनको एक्सटर्नल असेसमेंट भी करानी पड़ेगी, उसके बाद जाकर उनको सर्टिफिकेशन मिलेगी कि हाँ जो है ये हॉस्पिटल ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली है। ठीक है, अब नीड क्या है, ये क्यों ज़रूरत है इन प्रोग्राम्स की, क्योंकि आपको पता है कि 88.6% इंस्टीट्यूशनल बर्थ हो रहे हैं हमारे इंडिया में, जो कि हमारा NFHS 5 कह रहा है, लेकिन सिर्फ 41% के आसपास जो इन्फेंट्स हैं उनको ब्रेस्ट फीड किया जा रहा है विद इन फर्स्ट 1 आवर। ठीक है, अब ये फर्स्ट 1 आवर मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से कि कोलेस्ट्रॉम मिल्क होता है, वो फर्स्ट 1 आवर में जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो बच्चे को फीड करना, उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं। वो बच्चे की पूरी लाइफ टाइम की इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो फर्स्ट आवर में बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये NFHS कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमारा इसमें परफॉर्मेंस नहीं है, रादर हमारी महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स हैं जहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग की जो है प्रपोर्शन में डिक्लाइन आ रहा है। ठीक है, अब जो है क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं है मदर्स को, उनको काउंसलिंग नहीं की जाती, उनको बताया नहीं जाता कि कोलेस्ट्रॉम कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए जो है वो ब्रेस्ट फीड नहीं करती हैं मदर्स। ठीक है, एक और बहुत बड़ा एक इशू है कि सिजेरियन सेक्शन, ये सर्जरी कराकर जो हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करा रहे हैं, उससे भी ब्रेस्ट फीडिंग के रेट में बहुत जो है वो गिरावट आ रही है, क्योंकि जो है सिजेरियन ऑपरेशन जब होता है तो सारा फोकस जो है वो रिकवरी पर, वुंड सर्जरी, इन्फेक्शन कंट्रोल, इस पर लगा रहता है, तो उस पूरे पीरियड में ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो मिस हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बढ़ाई जाए, ताकि जो है बच्चे की तंदुरुस्ती
और उसके जो है इम्यूनिटी को, सबसे इम्पॉर्टेंट है इम्यूनिटी जो है ब्रेस्ट फीडिंग से जो है वो आपकी बढ़ेगी। और अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग के जो है पूरा करें तो हमारी जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, तो जो हमारी अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसी एज में, फाउंडेशनल एज में ही जो है वो बच्चे की जो है आने वाली ग्रोथ जो है वो डिसाइड होती है, ठीक है। तो अब ये BFHI प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी WHO और यूनिसेफ लॉन्च कर चुके थे। इंडिया ने इसको 1993 में जो है वो जो है अडॉप्ट किया था, लेकिन 1998 तक ये ख़त्म हो गया क्योंकि इसको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। अब इसको दोबारा से लॉन्च किया जा रहा है 2021 में, और कहा जा रहा है कि काश इसका जो है वो आने वाले टाइम में अच्छा रिस्पांस हो। तो चेन्नई का एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो सबसे पहला हॉस्पिटल बना है जिसको ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली इस प्रोग्राम के अंदर जो है डिक्लेयर किया गया है। तो हम ये भी देख लेते हैं, माँ प्रोग्राम जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का प्रोग्राम है जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाता है, काउंसलिंग सर्विसेज दी जाती हैं ताकि जो है मदर्स को जो है अवेयर किया जा सके कि कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए ब्रेस्ट फीड करना, ठीक है। फिर वो पब्लिक हॉस्पिटल्स में जो है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसे इन्वायरमेंट को इनेबल करना चाहते हैं ताकि जो है मदर्स ब्रेस्ट फीड कर सकें, और चाइल्ड सर्वाइवर और डेवलपमेंट जो है वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो ये भी बताया जा सके, ठीक है। फिर लैक्टेशन सपोर्ट सर्विसेज जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स द्वारा, स्किल्ड कम्युनिटी हेल्थ केयर वर्कर्स द्वारा जो है वो भी प्रोवाइड कराई जाती है इसी प्रोग्राम के अंदर। और जो लोग जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ऐसी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको इंसेंटिवाइज भी किया जाता है और उनके जो है कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। तो एक गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वत्सालय मतलब मातृ अमृत कोष, ये इस नाम से जो है एक नेशनल ह्यूमन मिल्क बैंक भी बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि जो है ये एक तरह से मिल्क बैंक आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में है वहाँ पर ये नेशनल ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया गया है, और ये नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है OIC मीट ऑन अफगानिस्तान। तो रिसेंटली जब आपको पता होगा कि इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जब मिल रही थी, अभी हमने देखा था, अभी हमने रादर कल ही कवर किया उस टॉपिक को, उसी वक्त इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की कंट्रीज़ भी मिल रही थी, क्योंकि वो ये डिसाइड कर रही थी कि कैसे अफगानिस्तान में जो क्राइसिस की सिचुएशन आ रही है, इकोनॉमिक कोलैप्स की सिचुएशन आ रही है, उसको कैसे अवर्ट किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला है कि ऐसा करते हैं कि एक हम इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक में एक फ़ंड बनाते हैं जो इसमें हम ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे, ताकि क्या होगा, क्यों इसमें इस इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक में क्यों बनाई जा रही है ये फ़ंड, ताकि जो है कंट्रीज़ को इंडिविजुअली डील ना करना पड़े तालिबान के साथ, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि आप इस फंड में पैसा डाल दो, समझ लो सऊदी अरेबिया ने डालना है, बहरीन ने डालना है, जिसने भी डालना है वो इस फंड में पैसा डाल देगा, और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो है वो डायरेक्टली डील करेगा तालिबान गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। अब इन OIC ने ही बोला है कि US और अदर कंट्रीज़ का भी फ़र्ज़ बनता है, उन्हें भी $10 बिलियन जो उन्होंने अफ़गान एसेट्स को फ्रोज़ करके रखा हुआ है बैंक अकाउंट्स में अब्रॉड, उसको भी जो है वो डीफ्रीज़ करना चाहिए, उसको जो है वो ओपन करना चाहिए, ताकि जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है वो उस पैसे को यूटिलाइज़ कर सके और वहाँ पर इकोनॉमिक कोलैप्स की सिचुएशन ना बने, ठीक है। तो हमें दोनों चीज़ें देखनी है कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक क्या है, और जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन क्या है। तो आपको तो पता है कि अफ़गानिस्तान में सिचुएशन क्या हुई है, ठीक है, तो अब उसको डिस्कस नहीं करेंगे ऑफ कोर्स हम, लेकिन हम देखते हैं इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक क्या है। तो एक कॉन्फ्रेंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स हुई थी 1973 में, उस पर डिसाइड किया गया था कि इस्लामिक कंट्रीज़ के लिए एक बैंक होना चाहिए, और 1975 में ये बैंक खुला, और इसमें सोशल प्रोग्रेस ऑफ मेंबर कंट्रीज़, जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके लिए, और मुस्लिम कम्युनिटी एज अ होल के लिए भी जो है वो ये बैंक जो है वो बनाया गया, ठीक है। अब इसमें लोन्स दिए जाते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती हैं उन कंट्रीज़ को जो इसकी मेंबर्स हैं, ठीक है। और एक इसमें ना क्राइटेरिया है कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मेंबर कंट्री है वो ही सिर्फ इसकी बैंक की मेंबर बन सकती है, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर या फिर इसका प्रिंसिपल ऑफिस है वो जेड्डा में है, जो कि आपका सऊदी अरेबिया में पड़ता है, ठीक है। तो OIC तो आपको पता है सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में UN के बाद, और ये मुस्लिम्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए बनाई गई है। तो 1969 की बात है जब इंडिया को भी इन्वाइट किया गया था कि आप भी इसका मेंबर बनो, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन थी, लेकिन जो है पाकिस्तान के जो है वो इंसिस्टेंस के बाद जो है वो लास्ट मिनट पर इंडिया को इसका मेंबर नहीं बनने दिया गया था। लेकिन आपको याद होगा जब सुषमा स्वराज जी जो हैं फॉरेन मिनिस्टर थी, तब इंडिया को उसी OIC समिट में अब UAE ने इनवाइट किया था, जबकि पाकिस्तान ने एक बहुत इसमें अपोज किया था कि क्यों इनवाइट किया जा रहा है इंडिया को, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है इंडियाज़ मिसाइल कैपेबिलिटी।
तो अभी एक डीआरडीओ के सेमिनार में जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बोला है कि आप हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करो। तो हाइपरसोनिक जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी हमें पता है, हमने डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में कि आपकी ये स्क्रैम जेट इंजन से चलती है और ये 5 या 6 मैक की स्पीड से ऊपर जो है वो आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी चलती है। तो इंडिया ने इसको इस हाइपरसोनिक जो है एयरक्राफ्ट को ऑलरेडी टेस्ट भी कर लिया था लास्ट ईयर अक्टूबर 2020 में, ठीक है, मतलब लास्ट से भी लास्ट ईयर, ये ईयर तो ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री क्या रही है। तो इंडिया में ये मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है। जब मैसूर के जो रूलर थे हैदर अली, उनके टाइम पर भी जो है आयरन केस रॉकेट्स उनके आर्मी में यूज़ किए जाते थे। उनके सन जो था टीपू सुल्तान, वो भी यूज़ करते थे इसको। लेकिन जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई तो इंडिया के पास कोई इंडिजिनस मिसाइल कैपेबिलिटी नहीं थी। तो 1958 में डिसाइड किया गया गवर्नमेंट द्वारा कि एक स्पेशल वेपन डेवलपमेंट टीम बनाई जाए और उसी को ही एक्सपैंड करके बाद में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी बनाया गया, जो कि बाद में आपका ऑफ कोर्स डीआरडीओ बना है। और इस लेबोरेटरी का दिल्ली से शिफ्ट करके हैदराबाद में शिफ्ट किया गया, ठीक है। 1972 में प्रोजेक्ट डेविल लॉन्च किया गया, जिसमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल मीडियम रेंज के बनाए गए। और यही जो है प्रोजेक्ट डेविल जो है वो बाद में हमारे जो इससे लर्निंग्स मिली उसी से ही हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1982 का जो सबसे फेमस, जो हमने डिस्कस भी किया हुआ ऑलरेडी, वो इसी ही जो है प्रोजेक्ट डेविल से निकला है, ठीक है। अब कौन कौन सी मिसाइल्स हैं हमारे पास, कौन सी टाइप की मिसाइल्स हैं? तो एक तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है, जिसको हम नाग कहते हैं। नाग में जो है वो फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसकी रेंज ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर तक है, मतलब टैंक्स को जो है वो टारगेट करने के लिए। ये एक हेली नाग को भी टेस्ट किया गया था हेलीकॉप्टर से, और इसको 2022 तक इंडक्ट कर लिया जाएगा। अभी रिसेंटली, अभी जस्ट लास्ट वीक हमने इसको बारे में पढ़ा था, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल सैंट। इसकी भी जो है 10 किलोमीटर की रेंज है, इसको भी इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से टेस्ट किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। तो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी है हमारे पास, आकाश नाम है जिसका, और ये आर्मी और एयरफोर्स दोनों के पास है। अभी हमने आकाश वन भी बनाया है, जो कि आर्मी को मिलेगा अभी रिसेंटली, और आर्मी इसको जो है वो प्रोक्योर करने वाली है। आकाश का न्यू जनरेशन भी जो है वो हमने जुलाई में ही टेस्ट किया था, अभी 2021 में, ठीक है। फिर हमारा है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अब ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो नेवी का जो है वो कंप्लीट हो चुकी है उसकी प्रोडक्शन। तो जैसलमेर बेस एयरफोर्स का एक स्क्वाड्रॉन है, उनको सबसे पहले मिलेगा ये एमआर सैम। फिर हमारा है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वो भी नेवी को मिल रहे हैं। एयर टू एयर मिसाइल एस्ट्रा, ये हमारा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी 100 किलोमीटर के आसपास की रेंज है, ठीक है। इसको भी डीआरडीओ ने बनाया और इसको हमारे तेजस एयरक्राफ्ट में भी इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है। अब हमारा लॉन्ग रेंज एस्ट्रा भी बनाया जा रहा है। एस्ट्रा मिसाइल का जो लॉन्ग रेंज वर्जन होगा उसको भी जो है डेवलप किया जा रहा है, और ये सॉलिड फ्यूल्स रैमजेट टेक्नोलॉजी से बनेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इसी के अंदर जो है, अगर इंडिया ने एक हाइपरसोनिक जो है हमने डेवलप कर लिया मिसाइल, तो वो यही होगा हमारा एस्ट्रा, लॉन्ग रेंज एस्ट्रा या एस्ट्रा मिसाइल में ही, एयर टू एयर में ही हम जो है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जो है वो इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। तो एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी है रुद्रम। अब रुद्रम मिसाइल वो है जो आपकी कम्युनिकेशन रडार जो एनिमी के होते हैं उसको जाके टारगेट करता है, ताकि वो हमारे हमारे एयरक्राफ्ट को या हमारे डिफेंस इक्विपमेंट को जो है वो इंटरसेप्ट ना कर सकें। हमारे पास फिर ब्रह्मोस भी है, ठीक है, जो आपको हमने रशिया के साथ मिलकर बनाया है। इसकी 300 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक की रेंज है, ठीक है। ये भी रैमजेट पावर्ड है। लेकिन इंडिया के सबसे जो इम्पोर्टेंट मिसाइल्स हैं वो हैं अग्नि और पृथ्वी। तो अग्नि जो है वही हमारा, उसमें अग्नि 5 जो है रादर, वो है हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है। पृथ्वी मिसाइल हमारा शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसकी 350 किलोमीटर रेंज है। अभी याद होगा अप्रैल 2019 में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंटी सैटेलाइट सिस्टम भी जो है वो एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम को भी लॉन्च किया था, जिसमें कि हमने पृथ्वी डिफेंस व्हीकल MK2 का यूज़ करते हुए एक लो ऑर्बिट सैटेलाइट को टारगेट किया था। तो हमने ये दिखाया था दुश्मनों को कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके जो सैटेलाइट्स हैं उसको भी टारगेट कर सकते हैं, आपके कम्युनिकेशन को भी ठप कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है साइप्रस। तो अभी इस AICTE जो है आपका एजुकेशन जो है इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उन्होंने अपने सारे इंजीनियरिंग और टेक्निकल कॉलेजेस को बोला है कि आप ऐसी जगहों पर जो है सेमिनार्स में मत पार्टिसिपेट करो जिस जगह को इंडिया ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया हुआ एज अ कंट्री, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्यों अराइज हुई? तो अब ये देखो, ये साइप्रस का ना मैप है,
ठीक है। तो साइप्रस एक आइलैंड है, आपको पता है, आइलैंड कंट्री है, मेडिटेरेनियन सी में, टर्की के बिल्कुल पास है, टर्की के साथ उनका कन्फ्लिक्ट भी है, तो ये हम कन्फ्लिक्ट समझते हैं क्या है, ठीक है। तो ये पूरा जो आइलैंड है वो साइप्रस है। तो इसमें जो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है वो ये जो ब्लू वाला पार्ट है आपका, इतना ही है, ठीक है। अब जो है हुआ क्या था कि टर्की ने इस रीजन को, जो रेड वाला रीजन है, यहाँ पर सेसेशनिस्ट एलिमेंट्स को, जो क्योंकि यहाँ पर टर्किश एथनिसिटी की पॉपुलेशन रहती थी, इनको जो है वो फंड करके भड़का के यहाँ पर टर्किश जो है वो सेसेशनिज्म जो है वो ले आए, और ये जो साइप्रस का रीजन है इसको एक तरह से एक अलग कंट्री उन्होंने बना लिया, ठीक है। ऑफ कोर्स इंडिया इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन ये रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के कंट्रोल में इस टाइम पर नहीं है, ठीक है। ताकि आपस में लड़ाई ना हो इस कंट्री के बीच में और इस साइप्रस के बीच में, तो यूएन ने एक बफर जोन बनाया हुआ है, ये पूरा देखो, ठीक है, दिख रहा है ना ये आपको। तो यहाँ पर बफर जोन बनाया हुआ है ताकि बॉर्डर जो है में कन्फ्लिक्ट ना हो, बार बार जो है लड़ाई ना हो, ठीक है। तो टर्की की इसीलिए जो है वो साइप्रस के साथ नहीं बनती, और इंडिया ऑफ कोर्स अभी रिसेंटली टर्की जो है वो पाकिस्तान के फेवर में स्टेटमेंट दे रहा था, तो इंडिया भी जो है वो थोड़ा साइप्रस को अपने पास कर रहा है, ठीक है। अब एनीवेज जो है अभी रिसेंटली साइप्रस ने कंप्लेन किया इंडिया को, इंडियन मिनिस्ट्री को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को, कि इंडिया के कुछ अकेडमिशियंस इस एरिया में चले गए और उन्होंने सेमिनार को अटेंड किया, ठीक है। तो इंडिया तो इसको एज अ सेपरेट कंट्री रिकोगनाइज करता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर साइप्रस ने यही बोला कि आप अपने एकेडमिक्स को जो है, एकेडमिशियंस को कैसे आप वहाँ पर जो है वो सेमिनार अटेंड करने की परमिशन दे रहे हो। तो यही AICTE ने जो है वो अपने कॉलेजेस को बोला है कि आप बिना सोचे समझे चले जाते हो, आप ये तो देखो कि हमने उस एरिया को रिकोगनाइज एज अ सेपरेट कंट्री किया भी हुआ है नहीं, वो डिस्प्यूटेड है हमारे लिए या नहीं है, तो आपको ये देख के ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है साइप्रस का जो है ये पूरा आइलैंड देख रहे हो आप, 59% जो है वो साइप्रस के पास है, बाकी 36% के आसपास जो है वो टर्किश वाला जो रीजन है, जिसको आप टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस कहते हैं, उनके पास 36% ये एरिया है, और 4% का जो ये रीजन है ये UN का बफर जोन है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है मॉर्मुगाओ। तो सेकेंड इंडिजिनस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर जो है प्रोजेक्ट 15B की, प्रोजेक्ट 15B में विशाखापट्टनम सीरीज़ की जो आपकी हमारे स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर बन रहे हैं, तो उसी का ही सेकेंड जो शिप है या जो डिस्ट्रॉयर है मॉर्मुगाओ, वो अभी सी में उसको जो है वो उतारा गया है देखने के लिए, उसकी टेस्टिंग के लिए। तो इसको बना कौन रहा है? माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 15B का ही ये पार्ट है। उस प्रोजेक्ट 15B में विशाखापट्टनम क्लास ऑफ शिप्स बन रही हैं। तो सबसे पहली विशाखापट्टनम, आपको याद होगा अभी हमने नवंबर में पढ़ा है कि उसको कमीशन कर लिया गया है, ठीक है। तो अब इस प्रोजेक्ट 15B को जो है जनवरी 2011 में मंजूरी मिली थी। विशाखापट्टनम क्लास ऑफ शिप्स बन रही हैं इसके अंदर, और इसको इंडियन नेवी के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन ने जो है उसको डिज़ाइन किया है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन जो है वो माझगांव डॉक लिमिटेड में की जा रही है इन चारों शिप्स की, ठीक है। INS विशाखापट्टनम आपको याद होगा 21 नवंबर 2021 को ही हमने जो है वो देखा था कि उसको कमीशन किया गया, ठीक है। तो मॉर्मुगांव जो है वो भी आने वाले टाइम में मिड 2022 में उसको कमीशन कर लिया जाएगा, क्योंकि इसकी भी जो है वो बस अब ट्रायल्स चल रहे हैं, सी ट्रायल्स चल रहे हैं इसके भी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है स्कैड्स 500। तो आपका DRDO की एक लैब है ADRDE आगरा बेस्ड, उन्होंने इस स्कैड सिस्टम को, कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम ऑफ 500 kg कैपेसिटी, इसको जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट किया है। अब इसमें क्या होता है, एक रैम एयर पैराशूट है, उस पर इस पेलोड को बांध दिया गया है, जैसे कि 500 किलो के, और ये GPS का यूज़ करते हुए ये पैराशूट जो है वो ऐसे ट्रैवल करेगा। इसको आप कोऑर्डिनेट्स भर दीजिए कि इसको यहाँ पर जाकर ये पेलोड्स पहुंचाने हैं, तो ये ऑटोनॉमसली अपनी फ़्लाइट लेगा और नेविगेशन का यूज़ करते हुए उस एरिया पर जाकर ये एक तरह से ये पेलोड्स को डिस्पैच कर देगा, ठीक है, पहुंचा देगा। तो ये ADRDA जो है, DE है, जो आगरा बेस्ड लेबोरेटरी है, DRDO की R&D लैब है, इसने इसको बनाया है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है गढ़चिरौली। तो अभी 22 वाइल्ड एलिफेंट्स हैं जो कि एक आपके चंदा हथनी हर्ड का पार्ट थे। हर्ड मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स। तो वो कांकेर, बालोड़ ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में छत्तीसगढ़ के रह रहे थे पिछले 9 साल से, बट वो अब चलते हुए जो है वो नेचुरल बैरियर क्रॉस करते हुए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं। तो अब जो कंजर्वेशनिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट वाला जो एरिया है वो उनके लिए आइडियल है, और यहाँ पर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट एज़ कम्पेयर टू वो जो छत्तीसगढ़ का एरिया वहाँ से कम है। बट तेंदुलीफ के इलेक्शन के लिए जब ह्यूमंस जो हैं वो उस एरिया में जाएंगे, तब देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन
ये एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है कि चंदा हथनी हर्ड जो है उसने धमतारी डिस्ट्रिक्ट में को एंटर कर लिया है। और ये जो है धमतारी डिस्ट्रिक्ट से एंटर किए और बलोच डिस्ट्रिक्ट रेंजेस में जो है वो फरवरी 2021 में वो ऑलरेडी एंटर कर चुके थे। ठीक है, अब गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट जो है वो ट्राइबल एरिया है, 76% पॉपुलेशन ट्राइबल है। और यहाँ पर गोदावरी, वैनगंगा, प्रणहिता, दीना जो है वो रिवर्स यहाँ से बहती हैं। और ऐसा इधर कभी तक कोई मतलब रेगुलर या रेजिडेंट एलिफेंट्स नहीं है, मतलब कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर हैबिटेट है। बट क्योंकि ये एक तरह से अनटच्ड एरिया है और एलिफेंट्स को के लिए मतलब यहाँ पर उनके लिए फूड भी की अवेलेबिलिटी भी है और वो प्रे भी नहीं बन सकते किसी और एनिमल का। तो इसलिए कहा जा रहा है कि और ह्यूमन मैन एलिफेंट मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के भी कम चांस है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक आइडियल लोकेशन है जो है एलिफेंट्स को यहाँ पर रखने के लिए। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गए हैं, अपना नेचुरल बैरियर क्रॉस करते हुए, छत्तीसगढ़ से क्रॉस करते हुए वो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Kapila. So Kapila is basically a program of Union Ministry of Education, and they have confirmed in Lok Sabha recently that they are vociferously campaigning to increase awareness regarding protection and exploitation of intellectual property rights among students who are pursuing education in higher educational institutions. So why this name Kapila? Because this particular initiative was launched on the birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam in 2020. It was the 89th birth anniversary of Dr. Kalam. So that's why this program has been named after him. And this under this program, students who are pursuing education in higher educational institutions, you know that they already make some inventions, they make some products or some processes or services, and they have this innovative approach. So for them to save their talent, uh, we have launched this Kapila program so that they get to know about their intellectual property rights, and if needed they can get their patents registered. Okay, so this program will facilitate colleges and institutions to encourage more and more students to file patents. So certain online awareness programs, case studies and articles have been shared with these students and these educational institutions, so that they would know about their rights, and they would be encouraged to file more and more patents so that innovation in the country can take leap. Okay, so now let us see the next topic, which is baby friendly hospital initiative. So this is a new initiative. So what happens is that whenever a woman or a mother or an expecting mother is looking for institutional delivery, she should be knowing that if a particular hospital is breastfeeding friendly or not. Okay, so this is basically an initiative to help these mothers identify if the particular hospital that they are choosing for their institutional delivery is breastfeeding friendly or not. Okay, so this breastfeeding baby friendly hospital initiative has been launched by this breastfeeding promotion network of India in association with in collaboration with the association of healthcare providers of India, and it will help these hospitals, and most probably these private hospitals only, and these private hospitals would be able to get certified themselves as breastfeeding friendly. And this will give them a tag of being breastfeeding friendly. So these mothers who are looking for institutional delivery, they would be able to identify if that the if so that so these expecting mothers can make an informed choice regarding the hospital where they would have this their institutional delivery. Okay, so Ministry of Health and Family Welfare already launched this program Ma in the year 2016, and this program was for government hospitals. And in this baby BFHI initiative, these private hospitals would first self-assess that they are they are breastfeeding friendly, and after that they have to go for external assessment also. After that they would be recognized or they would be accredited as breastfeeding friendly, so that they can invite or they can become lucrative for these mothers who are looking for institutional delivery. Okay, so what is the focus, why we want the hospitals rather to be breastfeeding friendly? Because you know that after the delivery,
just after 1 hour of that delivery, the first milk or the first milk of the mother is very important. We call it colostrum. This milk contains several beneficial nutrients, and it also builds the immunity of an infant for lifetime. That's why we want these mothers who have given birth to to an infant. They should definitely feed their children in the first hour of giving them birth. So we have seen under this NFHS survey, NFHS 5, that although India has seen 88.6% institutional births, only 41% of infants were breastfed within the first 1 hour. So that's a bad development, and rather we have uh, uh, regressive development, that Maharashtra, Karnataka, Gujarat, Uttar Pradesh, Jharkhand, and Chhattisgarh, states, have shown a decline in the proportion of children who were breastfed within the first hour. Okay, so that's why we want these hospitals to be certified, so that mothers will not hesitate, or they would rather be promoted to feed their child in the first hour with the colostrum milk. Okay, so there are several reasons why there is hesitation with respect to breastfeeding. So first of all is the lack of support. Okay, so there is if there is uh, if there is a place where they are delivering their child and it is not breastfeeding friendly, so do not have any support at that time. And most importantly, many of the mothers do not even know about the importance of feeding their child in the first hour. Okay, so the facts about colostrum are not known to them. So that's why it is important for to counsel them during the pregnancy period. And they must be made aware that uh, poor early breastfeeding would harm the infant for lifetime. There is also a very significant rather development or a significant reason why this breastfeeding rates are going down, because mothers or expecting mothers are increasingly going for cesarean section surgeries. So during this surgery, the most of the focus is on recovery, wound surgery, infection control, etc., and breastfeeding gets a miss during this all this period. That's why it is important to for the healthcare facility members or the service providers in that healthcare facilities to make mothers aware about the importance of this breastfeeding, especially within the first 1 hour, so that the infant mortality rates and neonatal mortality rates are reduced in India. Okay, so about this BFHI program, so it was launched by the WHO and UNICEF. India adopted this program in 1993, but of course it failed rather by the year 1998, and now it is being revived in anticipation of the fact that it will be adopted by many people now. What is the MA program? So MA program was launched by Health and Family Welfare Ministry to promote breastfeeding and provision of counseling services to expecting mothers, so that they would know about the importance of breastfeeding. Okay, so under this program, an enabling environment for breastfeeding is to be created, and awareness generation programs will be created, uh, so as to target the pregnant and lactating mothers. So this program would reinforce lactation support services. So public health facilities, the workers or the trained healthcare providers would uh, encourage the mothers to go for this breastfeeding within the first 1 hour. And those healthcare providers or those healthcare facilities which motivate the mothers, or where there is an evident increase in breastfeeding, they will be incentivized and recognized by the government under this program. Okay, so the government has also launched a national human milk bank, namely Vatsalya.
So it's a national human milk bank, which is self-explanatory, and it is has been launched at the Lady Hardinge Medical College of Delhi, and it has been established in collaboration with the Norwegian government. Okay, so now let us see the next topic, which is OIC meet on Afghanistan. So you know that when we were having this India and Central Asia dialogue, the third dialogue, Islamabad or Pakistan was holding this OIC meeting for finding ways to help Afghanistan because they are undergoing an intense or imminent economic collapse, or rather they are going under an intense economic pressure, and they want to avoid an imminent economic collapse. So the OIC was meeting there, and they have promised to set up a fund under the Islamic Development Bank. So because countries were hesitant to directly deal with the Taliban government, so it was decided that a fund would be established under Islamic Development Bank, and Islamic Development Bank would receive these grants or funds from these member states, and in return, this IDB would be dealing with the Taliban government directly. Okay, so these OIC has also asked the US and other countries to release the funds which have been frozen which have been frozen, and they belong to these Afghanistan government. They are the funds of Afghanistan government, because we are seeing that there is a humanitarian crisis and economic crisis which is reeling in Afghanistan, and we want to avert that also. Okay, so we all know what happened in Afghanistan, but we have to see what is Islamic Development Bank and what is OIC. So this Islamic Development Bank was basically uh, the result of a conference of finance ministers of Muslim countries. This conference was held in 1973, and it was decided that this bank should be opened, and it was opened in 1975. So the purpose of this bank is to foster economic development and social progress of member countries and Muslim communities as a whole also. So it participates in giving grants, loans, as well as providing financial assistance to the member countries in the form of economic and social development. So there's a criteria: only an OIC member state can become a member of this IDB, and its headquarter or its principal office is located in Jeddah, that is in Saudi Arabia. So this OIC, you know that it is the second largest intergovernmental organization in the world after United Nations. So it safeguards and protects the interests of Muslims. In 1969, India was poised to join this forum because it had a considerable Muslim population, but at the last moment, Pakistan convinced the OIC countries, and it acted as a spoil sport, and India was not allowed to join this OIC. Okay, so now let us see the next topic, which is India's missile capability. So recently at a seminar, Defense Minister Rajnath Singh has encouraged scientists to work towards developing hypersonic missile technology. You know, we have discussed it ample times. Hypersonic speeds are basically more than 5 Mach speed, and they are run by the scramjet engine. So this we have developed this hypersonic vehicle, but we are yet to militarize or weaponize that technology. Okay, that's why Defense Minister has encouraged scientists to work fast and work towards developing this hypersonic missiles. So what is the history of missile technology in India? So in 18th century, Hyder Ali, the ruler of Mysore, was already using iron cased rockets in his army. Even his son Tipu Sultan was using it. But when India got independent, it did not have any indigenous missile capabilities. So in 1958, it set up this India had to set up this special weapon development team, and this team was later called Defense Research and Development Laboratory, and it was moved from Delhi to Hyderabad in 1962. Okay, in 1972, this project Devil was launched for the development of medium range surface to surface missiles, and this was the foundational project based upon which our integrated guided missiles development program was established in 1982. Okay, so there are certain types of missiles in India, like the anti-tank guided missile Nag and Heli Nag. Okay, so we also had tested this standoff anti-tank missile recently. We discussed it, I think, last week only. And we also have this surface to air missiles, namely Akash, and we also have this Akash 1 and Akash new generation.
So India also has this medium range SAM. At SAM is surface to air missiles for the Navy as well as for the Air Force. And this important one is Astra. Astra is the beyond visual range air to air missile, and it works on the solid fuel ramjet technology. And most probably, I'm not sure, but I'm just guessing it, but in case we develop this hypersonic technology in the future, it would be used in this Astra missile only, because it is a air to air missile, and it would have the capability to run on a scramjet technology also. Okay, so this air to ground missiles are also there, namely Rudram. So because we had this issue with China and we were anticipating a warlike situation, that's why we developed this new generation anti-radiation missile, Rudram. So it basically targets the communication system of the enemy and their radar, so that they cannot intercept our weapon systems. Okay, so we also have this BrahMos. It already works on ramjet technology, and they have this. It is also called the fastest cruise missile in the world. We have developed this in jointly with Russia. It has a range of about 300 kilometer to 500 kilometer. It is a cruise missile. Okay, but the fulcrum of India's missile technology is revolving around Agni and Prithvi missiles. So Agni 5, it is the only intercontinental ballistic missile with India. It has a range of about 5,000 kilometer, enough to target Beijing. And we have this Prithvi system, or Prithvi missile also. It is a short range surface to surface missile, and it has a range of about 350 kilometer. India also tested this anti satellite missile system also in 2019, where we targeted our own satellite which was orbiting in the low earth orbit, and we destroyed that satellite using this missile. So it was basically this technology was basically used to give a message to our enemies that in case of a war, we have the ability to destroy your communication systems also by targeting your satellites. Okay, so only US, Russia, and China have this capability, and now India also has this capability of striking a satellite system. Okay, so now let us see the next topic, which is Cyprus. So this AICTE has issued uh, directions to all engineering and technical colleges in the country, because some of the members have attended a seminar in this territory, in this red territory, because we this Turkish territory of northern Cyprus, we do not recognize it as as a separate country. So that's why Cyprus has asked India's Ministry of External Affairs that if you do not recognize this as a separate country, how come some of your academicians attended a seminar in this area? That's why MEEA complained it to AICTE, and AICTE had to issue a direction to these all engineering and technical colleges and their staff, that without confirming and without knowing if a particular area is being recognized from the government, by the government of India or not, you should not be attending such seminars. So what is the dispute? So this is basically a dispute of Cyprus. So this area, this entire island is of Cyprus. So it is located in Mediterranean region or Mediterranean Sea near Turkey. So this was of an entire island of Cyprus, but in this red area, Turkish government, because Turkey wants to acquire this island, and this area was basically dominated by Turkish ethnic groups, and they fueled secessionist behavior in this area. And this area was created out as a separate country. Of course, we do not recognize it, but only Turkey recognizes it. And the Republic of Cyprus remained confined to this blue area. Okay, because to avoid a warlike situation between these two groups, the UN created a buffer zone. This light blue color, you can see that this is a buffer zone created by UN. So as to avoid a war-like situation between northern Cyprus and this Republic of Cyprus. Okay, so this is the area. This Republic of Cyprus is about 59% of the entire island, and this red area, which has been seceded from this Cyprus Union, has this 36% area, and this buffer zone, which is created by UN, is about 4% of the total territory. Okay, so now let us see the next topic, which is Mormugao. So you know that
Project 15B stealth destroyer ships are being manufactured in India since 2011. The first one, that is the INS Vishakhapatnam, has been recently delivered, and it has been commissioned last month only. And this Mormugao, this is the second ship under this category, and it is undergoing sea trials, and it is poised to be commissioned by the Indian Navy in the mid 2022. And it is being developed by Mazagaon Dock Shipbuilders Limited, and it is a part of Project 15B destroyers. So four ships are to be constructed under this program. The first one, Vishakhapatnam, has already been commissioned, and the Indian Navy's in-house Directorate of Naval Design has designed these ships, and they are being developed by the or built by the Mazagaon Dock Limited. Okay, so now let us see the next topic, which is CADS 500. So a DRDO lab, namely ADRDE Agra, has demonstrated the capability of controlled aerial delivery system of 500 kg capacity. So it is basically this payload is attached to a ram air parachute, and it has maneuverable capabilities. So one, it is run by the GPS. So just what you do is what the defense forces would be able to do with that is they would be able to input the coordinates where they want this payload to be dropped. So this ram air parachute would take this payload to that particular area using GPS and navigation capabilities. So it would operate autonomously. It would not a person would not need to be flying that parachute. So this is a CADS 500. This is a system which has been developed by a lab of DRDO now. Okay, so now let us see the next topic, which is Gadchiroli. So a herd of 22 wild elephants who were found in certain districts of Chhattisgarh and have now entered the Gadchiroli district of Maharashtra. And it is a good news because people are saying, conservationists are saying, that this Gadchiroli area is ideal for these elephants, and there is little chance of man-animal conflict except in certain seasons when there is tendu leaf collection by the forest dwellers. So this Gadchiroli district in Maharashtra is tribal dominated. About 76% of the population is tribal in this area. Godavari, Vanganga, Pranhita, Dina rivers flow through this area. Although this area does not have any regular and resident elephants, but having these Chanda Hathni herd in this area is a good news because this area is an ideal habitat in terms of both environment as well as forest density for the elephants. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.